हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 14 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके साथ ही हाल ही में चर्चा में रहा ये टर्म रिफॉर्म एक्सप्रेस, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे स्वामी फंड के बारे में, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही देखेंगे नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, ये संबंधित है एनएसजी से। देन इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। पहली बार इसका आयोजन भारत के द्वारा किया जा रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे बायो बिटुमिन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो यहाँ पर जो सेना के प्रमुख होते हैं, थल सेना प्रमुख, उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। And second, the Chief of Army Staff acts as the principal military advisor to the Union government on matters related to the Indian Army. And third, the Chief of the Army Staff is a member of the Cabinet Committee on Security. सो जो कैबिनेट कमिटी सिक्योरिटी से संबंधित होती है, थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके मेंबर होते हैं। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है COAS से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये मेंबर नहीं होते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के। आप डिटेल में देख सकते हैं। The appointment is formally made by the President of India, and this is done under Article 53, where executive power of the Union vests in the President. So, in practice, the appointment is made on the aid and advice of the Union Cabinet. So, Chief of Army Staff is the professional head of the Indian Army, and he advises the government of India on operational, strategic matters. So the advisory role is limited to the army, not all the three services. And he is not a member of committee on cabinet security. So CCS consists of senior cabinet ministries or ministers such as defense, home, finance, and external affairs. So chief of army staff may be invited to the meetings but does not hold membership status. सो वर्तमान समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और ये 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। सो आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ये एक प्रोफेशनल हेड है of this brave contingent of soldiers and is ranked as the chief of army staff, a 4-star general. So, this position holds significant responsibilities and a vital role in national security and military strategy. सो अगर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो ही लीड्स द इंडियन आर्मी ओवरसीइंग इट्स वेरियस ग्राउंड ऑपरेशंस एंड इंश्योरिंग द प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रूप्स। He is also responsible for the planning and execution of military operations, and he advises the Ministry of Defense, the Prime Minister, and the President on military matters contributing to national security policies and strategies.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Reform Express is a term used in Indian policy discourse to refer which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय नीतिगत चर्चाओं में जो रिफॉर्म एक्सप्रेस शब्द है उसका प्रयोग हाल ही में किया गया है, आपको बताना है कि उसका संदर्भ क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, अ हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट कनेक्टिंग ऑल कैपिटल्स ऑफ इंडिया। Second, a government initiative emphasizing structural reforms and economic liberalization measures. Third, a World Bank program for digital public goods या फिर a consumer protection scheme for telecom users. आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो टर्म है रिफॉर्म एक्सप्रेस, ये इनमें से कैसे संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है emphasizing स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मेजर्स। आप देख सकते हैं, अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव emphasizing structural reforms and economic liberalization measures, reform express is used metaphorically by the Prime Minister to describe the sustained pace of structural reforms, investment push, and demand led policies that are expected to boost GDP growth. So, recently, India completed a series of major economic, legal, labor, trade, logistics, and energy reforms in 2025, strengthening growth, improving governance, boosting investor confidence, and consolidating its position as the world's fourth largest economy. So, this term Reform Express refers to continuous, coordinated, and outcome oriented governance reforms implemented steadily across sectors. So, these reforms focus on removing bottlenecks, simplifying procedures, and reducing compliance burdens, and also encouraging long term private investment. So, India की बात करें तो now India became the world's fourth largest economy, and in 2025 India crossed approximately $4.1 trillion in nominal GDP, overtaking Japan. So this achievement reflects sustained growth rather than temporary economic acceleration. So after 18 years, S&P, जिसको स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्रेडिट रेटिंग ये जो एजेंसी है, इसने अपग्रेड किया है इंडिया की रेटिंग को टू ट्रिपल बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वामी फंड। सो ये स्वामी फंड जो है टर्म, ये काफी चर्चा में रहा है। आपको इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट सोशल इम्पैक्ट फंड स्पेसिफिकली फॉर्म्ड फॉर completing stressed and stalled residential projects. And second, the Ministry of Urban Affairs is the nodal ministry for the fund. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है, स्वामी फंड जो हाल ही में चर्चा में रहा उससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो स्वामी फंड है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। आप देख सकते हैं,
So the special window for affordable and mid income housing investment fund, जिसे स्वामी फंड के नाम से भी जाना जाता है, it was set up in 2019 to rescue stressed real estate projects by providing debt financing for stalled housing projects. So this fund is sponsored by the Ministry of Finance under Government of India, and it is managed by SBI Cap Ventures Limited. So it is a category second alternate investment fund debt fund registered with the Securities and Exchange Board of India. And this fund is considered the lender of last resort for distressed projects established for developers with the troubled projects. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो स्वामी फंड है, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which district is set to become India's first bio-happy district under the initiative promoting biodiversity and human well-being? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जैव विविधता और मानव कल्याण को बढ़ावा देने वाली इस पहल के तहत कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं वायनाड, कीबन्योर, कोयम्बटूर या फिर पलक्कड़। आपको बताना है भारत का कौन सा जिला है जो कि पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनेगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है केई पन्योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं केई पन्योर डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटिंग biodiversity conservation with human well-being. So this initiative balances ecology, livelihood and public health to achieve sustainable development. So ये जो बायो हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने। And the project is implemented by the MS Swaminathan Research Foundation in collaboration with the district administration. So the key focus areas of the biohappiness include nutrition, public health and income livelihood enhancement. So जो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं अ न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वेयर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टली contributes to human well-being. So this initiative aims to serve as a replicable model for other districts across India. And it focuses on harnessing biodiversity to improve nutrition, public health, income, and other opportunities for the local communities. सो आप ध्यान रखेंगे भारत का पहला जो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है वो है केई पन्योर और ये डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization manages the National Improvised Explosive Device Data Management System? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय तात्कालिक विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली जो है इसका प्रबंधन कौन सा संगठन करता है? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपको बताना है NIDMS जो है इसका प्रबंधन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये मैनेज किया जाता है बाई NSG। आप देख सकते हैं
The National Improvised Explosive Defense Data Management System was inaugurated on 9th of January 2026 by the Union Home Minister Amit Shah. So it is the first national digital platform that records detail of all bomb blasts and IED incidents in India since 1999. So this system is managed by the National Security Guard, जिसका हेडक्वार्टर है मानेसर हरियाणा में. So it allows access to state police, central armed police forces, and investigative agencies for coordinated counter-terror operations. And the platform uses artificial intelligence to analyze patterns, trends, and linkages between terror incidents. So ये जो NIDMS है ये हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज इन द डिफरेंट इंसिडेंट्स. वर्तमान समय में अगर हम NSG का देखें तो वर्तमान समय में NSG के जो DG हैं वो हैं श्री भृगु श्रीनिवासन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The Election Commission of India will host the inaugural India International Conference on Democracy and Election Management 2026 in which city? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत निर्वाचन आयोग 2026 में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, यह किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु. तो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट जो है इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में. आप देख सकते हैं. The Election Commission of India will host the inaugural India International Conference on Democracy and Election Management 2026 from January 21st to 23 at Bharat Mandapam, New Delhi. So the conference is organized by the Election Commission of India as a 3-day international event, and it aims to position India as a global hub for dialogue on democratic governance and election management. So the event will held at Bharat Mandapam, a major international convention center in the New Delhi, and participants will include global stakeholders involved in democracy and electoral processes. और इस कॉन्फ्रेंस की थीम होगी डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. India became the first country in the world to commercially produce which eco-friendly material for use in road construction? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सड़क निर्माण में उपयोग के लिए किस पर्यावरण अनुकूल सामग्री का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं बायोबिटुमिन, रिसाइकल्ड प्लास्टिक एस्फल्ट, ग्रीन सीमेंट या फिर जियोपॉलीमर कंक्रीट. आपको बताना है कि जो इंडिया है वो फर्स्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड में टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस विच इको फ्रेंडली मटेरियल फॉर यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ये है बायो बिटुमेन.
आप देख सकते हैं India has become the first country in the world to commercially produce biobitumen for road construction as announced by the Union Minister Nitin Gadkari. So biobitumen helps in reducing pollution caused by crop residue burning, and the initiative supports the vision of Viksit Bharat 2047 and also promotes clean and green highways. सो जो बायो बिटुमिन है ये इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है टू कन्वेंशनल बिटुमिन प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोमास एंड वेस्ट मटेरियल्स। सो बायो बिटुमिन या जो विटुमिन है ये एक ब्लैक विस्कस मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल यूज्ड एज अ बिंडर इन रोड कंस्ट्रक्शन। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।